हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पाठ में हमने देखा, पिछले पीरियड में हमने देखा था कि अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं, जो कि है भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक में हमने देखा कि अपपर्णन। अपपर्णन यानी क्या कि चट्टानों का खुला भाग जो होता है गर्म होने के कारण चट्टानों की ऊपरी परत प्याज के छिलके की तरह एक दूसरे से अलग हो जाती है। भौतिक अपक्षय में ही हमने देखा कि कणात्मक अपक्षय, खंड विखंडन, छिन्न भिन्न अपक्षय। उसके बाद हमने देखा था रासायनिक अपक्षय। अब रासायनिक अपक्षय के हमने 2 पार्ट देखे थे, जिसमें कि कार्बनन और द्रवीकरण ये देखा था। अब हम उसमें का ही तीसरा पार्ट अभी देखेंगे, भस्मीकरण। अब भस्मीकरण में क्या होता है बच्चों की जिन चट्टानों में लौह खनिज होते हैं उन चट्टानों पर यह क्रिया होती है। चट्टानों के लौह का जल से संपर्क होने पर लौह और ऑक्सीजन में रासायनिक क्रिया हो जाती है, लौह पर जंग लग जाती है। उसी कारण चट्टानों पर कत्थई रंग की परतें तैयार होती है। और आपने जो एक्टिविटी की है उसमें आपको समझ में आ ही गया होगा कि गीले कपड़ों में कीले रखे थे, उसके कारण क्या हुआ था कि वो कपड़े का रंग जो था उसमें कत्थे कलर के दाग लग चुके थे। सही बात है ना। तो आपको इसमें समझ आ गया होगा कि ऐसी ही क्रिया को अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में चट्टानों के साथ ही भी होती है। वो हम लोग आकृति 3.1 में देख चुके हैं। अब उपरोक्त प्रक्रिया में उसके अलावा रासायनिक अपक्षय की कुछ और भी प्रक्रियाएं हैं और आपको हमेशा दिखाई देने वाले उदाहरण अर्थात वर्षा ऋतु में नमक में पानी छूटना और काट कर रखे हुए सेब पर लाल रंग आना आदि, ये सब रासायनिक तथा जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। जब चट्टानों पर होती है तब ऐसा कहा जाएगा कि उन चट्टानों का रासायनिक अपक्षय हुआ है। अब हम लोग उसका थर्ड पार्ट देखेंगे, तीसरा जैविक अपक्षय। अब जैविक अपक्षय यानी क्या कि जीव जंतु द्वारा होने वाला अपक्षय। भौतिक और रासायनिक अपक्षय के अलावा जैविक कारणों से भी चट्टानों का अपक्षय होता है। आपने बहुत बार ऐतिहासिक किलों का भेंट दी होगी, किले के बुर्ज पर बढ़े हुए वृक्षों को देखा होगा। आपने उस जगह वृक्षों की जड़ें गहराई में जाकर बुर्ज के पत्थरों को अलग होते हुए देखे होंगे। वृक्षों की जड़ें बढ़ने से पत्थरों के कणों में तनाव निर्माण होता है और पत्थर जो है वो टूटने लगते हैं। वो हम आकृति 3.8 में देख सकते हैं। उसमें दिखा गया है कि एक पुराना किला या बुर्ज जो दिखाया गया है और हम लोग उसमें देख सकते हैं कि पेड़ की बड़ी बड़ी जड़ें उसके अंदर घुसने के कारण क्या हो गया, वो जो है 2 पार्टों में बट चुका है। अब चींटियाँ बॉम्ब भी बनाती है। चींटियाँ बॉम्ब भी बनाती है ना, आपने चींटियाँ का घर देखा होगा। वैसे ही चूहे, घूस, खरगोश जैसे प्राणी जो है और कृमि कीटक वो भी ज़मीन में बिल बनाते हैं और हम लोग इन सब प्राणियों को बिल खोदने वाले प्राणी कहते हैं। उनके खोदने के कार्यों से भी चट्टानों का अपक्षय होने लगता है। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि चट्टानों पर शैवाल, काई, मॉस, पत्थरपुल इत्यादि वनस्पतियाँ लीचन बढ़ती है, उससे भी चट्टानों का अपक्षय होता है, जो कि हम आकृति 3.9 में देख सकते हैं, है ना, जिसमें कि पत्थर फूल यानी जैविक अपक्षय दिखाया गया है। थोड़ा याद करके हम देखेंगे कि क्या आपने जैविक अपक्षय की प्रक्रिया अपने परिसर में कहीं देखी है क्या? अगर देखी है तो उसको आप अच्छे से नोटिस करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है विशाल क्षरण। अब विशाल क्षरण ये क्या होता है कि चट्टानों से टूटे हुए टुकड़े गुरुत्वाकर्षण बल के से ढलान की दिशा में नीचे की ओर सरकने लगते हैं और ढलान की तलहटी पर रुक जाते हैं। अब कई वर्षों तक ऐसी क्रियाएं चलती रहने से क्या होता है कि तीव्र ढलान की तलहटी के पास ये अपक्षय यानी छिन्न भिन्न जो टुकड़े हुए हैं वो इकट्ठा होते हैं। ऐसे स्थान पर शंकुआकार ढेर बन जाता है। इसे हम अपक्षय प्रक्रिया से अलग हुए कणों की हलचलें केवल गुरुत्वीय बल द्वारा ही होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे विशाल क्षरण। अब विशाल क्षरण भी 2 तरह से होता है। एक तो है कि तीव्र ढलान पर वह तीव्र गति से और मंद ढलान पर वो मंद गति से होता है, ठीक है। अब
तीव्र गति से होने वाला क्षरण। अब चट्टानों का गिरना, भूस्खलन, भूमि में धंसना जैसी हलचलें जो है वो तीव्र गति से होती है और बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम बहुत ही विनाशकारी होता है। तीव्र ढलान वाले नम मौसमी प्रदेशों में ऐसी हलचलें होने की संभावनाएं अधिक प्रमाण में होती है। अपक्षित पदार्थों की ढलानों पर बड़ी परतें तैयार होती है। ऐसे प्रदेशों में वर्षा पर जल अपक्षित पदार्थों से रिसने से पदार्थों का जो है वो वजन बढ़ जाता है। अब जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे अपक्षित पदार्थ है वो तीव्र गति से ढलान की दिशा में खिसकते हैं और बड़ी मात्रा में पदार्थ जो है वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे हम पुणे जिले में मालिन गांव पर चट्टानों के भूस्खलन की जो दुर्घटना घटी थी वो उसका एक उदाहरण हो सकता है। अनेक बार पदार्थ नीचे खिसकने के अलावा वे अपनी जगह पर ही धंस जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ता है और इसे हम क्या कहेंगे कि इसे भूमि का धंसना या भूमि अवपात कहते हैं। वो हम लोग आकृति 3.10 में देख सकते हैं। इसी प्रकार भूकंप के कारण भी विशाल क्षरण होता है। तो विशाल क्षरण हमने दो तरीके से देखा है, एक है तीव्र गति और मंद गति से। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कम ढलान और आमतौर पर शुष्क मौसम के प्रदेशों में विशाल क्षरण जो है वो धीमी गति से होता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें मिट्टी का खिसकना या प्रक्रिया जो है वो अधिक मात्रा में होती है। वैसे ही समशीतोष्ण प्रदेशों में ढलान पर धीमी गति से सरकने के कारण ढलान में लंबवत छोटे छोटे बांध बन जाते हैं। इस क्रिया को हम मृदा सर्पण यानी सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। वो हम लोग आकृति में देख सकते हैं जो कि है 3.13। उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? भूस्खलन। ठीक है। उसके बाद 3.12 में भी वही है भूस्खलन और 3.13 उसमें हम लोग मृदा सर्पण यानी माटलोट ये देख सकते हैं। हमने देखा कि खनन, अपक्षरण, ये जो अपक्षरण और विशाल क्षरण के समान ही भूक्षरण यानी इरोजन यह भी बाह्य प्रक्रिया है और क्षरण यह विविध कारकों के द्वारा ही होता है, जैसे पवन, बहता जल, हिमानी, समुद्री जल एवं भूजल के कार्यों से क्षरण होता है। भूक्षरण के कारण एवं उससे बने भूरूपों का अध्ययन हम लोग अगले पाठ में अभी करने जाने वाले हैं। बच्चों, हमने देखा कि अपक्षय यानी चट्टानों का टूटना, फूटना, गिरना, ये जो है इसे हम क्या कहेंगे? अपक्षय। अपक्षय जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय है। तो भौतिक अपक्षय हमने देखा है कि अपपर्णन और कणात्मक अपक्षय, खंड विखंडन और छिन्न भिन्न अपक्षय, ये भौतिक अपक्षय के प्रकार है। उसके बाद रासायनिक अपक्षय में हम लोगों ने देखा कि कार्बनन, द्रवीकरण, भस्मीकरण, ये 3 प्रक्रिया है, वो है रासायनिक अपक्षय। और जैविक अपक्षय हमने देखा कि खोदने वाले प्राणी, उनके द्वारा जो बिल बनाया जाता है उसके कारण भी जैविक अपक्षय होता है। वैसे ही चट्टानों की दरारों में, वृक्षों की जड़ों में विकसित होने वाले चट्टानों के कारण टूटना और शैवाल, काई, पत्थर, फूल आदि वनस्पतियों के कारण चट्टानों का अपक्षय होता है। यानी चट्टानों के बीच में जो बड़े पेड़ हैं उनकी जड़ें विकसित हो जाने के कारण भी अपक्षय होता है। ये हमने अपक्षय यानी बाह्य प्रक्रिया का ये पार्ट 1 चैप्टर जो है आज हमारे यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों, उसे हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। और अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टीज होती है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको यानी समझ में नहीं आया होगा वो आप पूछ सकते हैं। और आशा करती हूँ कि इसमें जो एक्टिविटीज़ दी है वो आपने अच्छे से करके उसका निरीक्षण करके अपनी डायरी में उसकी नोट की होगी, है ना? अपक्षा। ओके, ठीक है। गुड बाय बच्चों।